तो कोलकाता मर्डर केस के बारे में सबने सुन ही लिया होगा। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब देश भर में सारे डॉक्टर ने इमरजेंसी और ऐसे ऑपरेशन जिसे इमीडिएटली ना करने पर जान का खतरा है, इन्हें छोड़कर सारी सर्विस वगैरह को बंद कर दिया है और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है, जो सैटरडे 17 अगस्त से संडे 18 अगस्त तक सुबह 6 बजे तक चलेगा। डॉक्टर का कहना है कि हॉस्पिटल को सेफ जोन में लाया जाए। अब जो विक्टिम है हम उन्हें डॉक्टर एम कह के बुलाएंगे क्योंकि हम उनका नाम नहीं ले सकते। अब जरा इस केस की तरफ चलते हैं। शुरू से ही इस केस को दबाने की कोशिश की जाती है क्योंकि डॉक्टर एम के पेरेंट्स को कॉल करके ये बोला गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जरा डॉक्टर एम के रिलेटिव का इंटरव्यू देखिए। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। अब जो कंडीशन इन्होंने बताई उसके हिसाब से क्या आपको लगता है ये सुसाइड था? ऑफ कोर्स नॉट। डॉक्टर एम का जो चश्मा था उसके पीसेस टूट के उनकी आंखों में घुस चुके थे। उनके पूरे शरीर में इंजरी थी, बैली, लिप्स, फिंगर, लेफ्ट लेग, हर जगह चोटें थी। डॉक्टर एम की नाक को और मुंह को क्लैम्प्ड किया गया था और उनके सर को दीवार के अगेंस्ट पुश किया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी देर बाद में डेड बॉडी को देखने दिया गया और जैसी कंडीशन उनके फादर ने देखी उससे क्लियर था कि ये सुसाइड तो नहीं है। ये बात बहुत तेज़ी से फैल गई, सारे डॉक्टर सड़क पर उतर आए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और फिर फाइनली ये इंसान जिसका नाम है संजय रॉय, इसे अरेस्ट किया गया और इसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने ही किया है और इसका ये भी कहना है कि मुझे फांसी दे दो। अब इस संजय रॉय के बारे में थोड़ा जान लो। इसके पड़ोसियों ने बताया कि इसने 4 शादियाँ की थी, जिसमें से 3 वाइफ ने तो इसके बुरे व्यवहार की वजह से इसे छोड़ दिया था और एक वाइफ की लास्ट ईयर कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। संजय रॉय कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। सिविक वॉलेंटियर बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होता है। ये पुलिस को अलग अलग चीज़ों में हेल्प करता है जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स, और इनकी सैलरी 12,000 के आसपास रहती है। लेकिन बाद में इनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस आउटपोस्ट में इनको नियुक्त किया गया था। इसी वजह से इनको पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी जाने का एक्सेस मिल गया। यही नहीं, न्यूज़ 18 के हिसाब से ये पेशेंट्स के रिलेटिव से बेड देने का वादा करके पैसे भी ऐंठता था और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो आसपास के हॉस्पिटल में बेड दिलाने जैसे दलाली के काम ये इंसान करता था। पुलिस ऑफिसर ना होते हुए भी ये इंसान कई बार अपने कनेक्शन का यूज करते हुए पुलिस बैरक्स में जाके रहता था और ये सारा कांड करने के बाद ये इंसान घर जाता है, कपड़े धो के सो जाता है, जिससे ऐसा लगता है ये काम इसके लिए नया नहीं था। और हो सकता है जब और इन्वेस्टिगेशन हो तो और भी अतरंगी कारनामे इस इंसान के सामने आए। लेकिन इससे ये तो साफ है कि हमारे देश के लॉ का डर किसी को नहीं है। या तो शायद हमारा लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है या फिर करप्ट। अभी के टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब पुलिस ने इसे 14 दिन के लिए कस्टडी में ले लिया है और इस आरजे कॉलेज का जो प्रिंसिपल था जिसका नाम संदीप घोष है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है, ये कहते हुए कि डॉक्टर एम मेरी बेटी की तरह थी। लेकिन उसके तुरंत बाद थोड़ी ही देर में इनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग हो जाती है, जिस वजह से ममता बनर्जी से डॉक्टर्स खफा है कि आखिर सरकार ने इतनी जल्दी संदीप घोष की पोस्टिंग कैसे कर दी। और आरजे कॉलेज के जो एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है अख्तर अली, उनका कहना है कि संदीप घोष ये बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान है। ये स्टूडेंट को फेल करता था, टेंडर ऑर्डर से 20% कमीशन खाता था, बच्चों को अल्कोहल देता था। ये कहना था अख्तर अली का। अब इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट आता है और आरजी कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल यानी संदीप घोष उनको लंबी छुट्टी में भेज देता है। अब ये लंबी छुट्टी परमानेंट है या नहीं इसका मुझे पता नहीं। जब प्रोटेस्ट बढ़ गए, ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर बना तो ममता बनर्जी ने कहा कि आरोपी को डेथ पेनल्टी दो। और फिर 15 अगस्त को रात 12:30 बजे के आसपास एक मॉब पहुंच जाता है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करता है, डॉक्टर को असॉल्ट करता है। विटनेस का कहना था कि ये लोग एविडेंस को मिटाने आए थे। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जो तुम्हें अपनी स्क्रीन में दिख जाएगी। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं।
हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया। इस वीडियो में तुमने देख ही लिया कि कितने सारे लोग आए थे और जिन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो चीज़ें तोड़फोड़ करी थी उनकी कुछ फ़ोटो भी सामने आई थी और हालत इतनी ख़राब हो गई कि पुलिस को टीयर गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। अब ये मॉब कहाँ से आया, किसने भेजा, इसके ऊपर हमारे देश में पॉलिटिक्स चल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि इस केस को संडे तक सॉल्व करो वरना ये केस सीबीआई को दे दिया जाएगा, लेकिन बीच में ही हाई कोर्ट आ गया और हाई कोर्ट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई को दे दी है। लेकिन पहले ही दिन से इस केस को बंद करने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी। डॉक्टर एम के पेरेंट्स को ये सब सुसाइड बोला गया था, लेकिन आखिर क्यों, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या सच में यहाँ सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है या फिर इसमें कोई बड़ा नाम जुड़ा है? क्योंकि जिस हिसाब से जल्दी फांसी की बात हो रही है, शायद ममता बनर्जी ये चाह रही है कि इसे फांसी दो, केस क्लोज करो, क्या कि इसके पीछे जो बड़े नाम है उन्हें छुपाया जा सके। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। ऊपर से 3 घंटे तक उनकी बेटी को पेरेंट्स को देखने ही नहीं दिया गया और फिर जहां घटना हुई थी उसके आसपास रिकंस्ट्रक्शन चालू करा दिया। ये सब देख के लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश चल रही थी। और क्योंकि ये इंसान मर्डर करने के बाद सोने के लिए पुलिस बैरक्स में गया था, जो कहीं ना कहीं ये तो बताता है कि इसकी पुलिस में अच्छी जानकारी थी, शायद इसीलिए ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब देखो, ये सब देखने के बाद ये तो पता चल गया है कि निर्भया केस के बाद हमारे देश में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। कोलकाता सिटी जो सेफेस्ट सिटी है स्पेशली लड़कियों के लिए, अब वहाँ ऐसा देखने को मिला है तो बाकी का तो क्या ही हाल होगा। और ये केस तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जो कि होना भी चाहिए था, लेकिन कितने केस ऐसे हैं जो इतने पॉपुलैरिटी गेन कर ही नहीं पाते। जैसे उत्तराखंड में हाल ही में एक नर्स जो कि हॉस्पिटल से घर जा रही थी, उसके साथ भी ये घिनौना काम हो गया और बाद में गला घुटकर और सर कुचलकर उसे मार दिया गया और 9 दिन बाद इस नर्स की डेड बॉडी यूपी से मिली और राजस्थान से आरोपी को अरेस्ट किया गया। और भी पता नहीं कितने केस हैं। और इन सब के बीच हमारे सारे पॉलिटिशियन ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है तो कोई किसी को। लेकिन ये बात सच है कि हमारे देश का कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो ये दिखा सके कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड में वुमेन सेफ्टी अच्छी थी। बीजेपी का प्रज्वल रवन्ना केस, इतना बड़ा एलिगेशन होने के बाद भी मोदी जी उनके लिए वोट मांगते दिखे। कांग्रेस के टाइम पे निर्भया केस सबको याद है और टीएमसी में हमने देख ही लिया। क्या ही कहना इस देश का जहाँ पूरा भारत 78th इंडिपेंडेंस डे बना रहा था, वहीं भारत का एक एरिया ऐसा भी था जहां पूछा जा रहा था कि आखिर लड़कियों को इंडिपेंडेंस कब मिलेगी। बेटी बचाओ, इसे आप सिर्फ एक नारा मत समझो, ये एक इनडायरेक्ट चेतावनी है। हमारे देश के सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। फिर से लोग सड़क पे उतरे हैं, लेकिन क्या अब इंसाफ मिलेगा? डॉक्टर एम के पिता ने कंपनसेशन लेने से मना कर दिया है और बोला है हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस। संदीप घोष से भी सवाल जवाब चालू है। जिनके साथ डॉक्टर एम ने रात में डिनर किया था उनसे भी सवाल जवाब हुए हैं और कुछ बीजेपी और कांग्रेस के नेता का ये भी कहना है कि डॉक्टर एम को हॉस्पिटल के करप्शन के बारे में पता चल गया था, जिसके लिए वो आवाज उठाना चाहती थी और इसीलिए ये सब किया गया। ऊपर से जो मॉब आया था सबूत मिटाने, बताया जा रहा है उसमें 7000 लोग थे। 7000 लोग इकट्ठा होके हॉस्पिटल में आ जाते हैं और पुलिस को पता तक नहीं चलता। हाई कोर्ट ने इसे पुलिस की नाकामी बताया है। लेकिन क्या इस बार जस्टिस मिलेगा? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या जस्टिस मिलेगा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर हम कुछ टाइम पहले का डाटा देखें तो किसान प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट, नीट स्कैम, यूपीएससी स्कैम, पुणे पोर्ट से केस, प्रज्वल रवन्ना केस, ये सब हमने देखा है। लेकिन क्या इन सब के लिए कुछ बड़े एक्शन हुए? क्या सच में इस पूरे कांड में सिर्फ एक ही इंसान इन्वॉल्व था? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल ही जाएगा। हाल ही में देख लो राम रहीम या कहो गुरमीत सिंह, उन्हें 21 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया गया है हरियाणा इलेक्शन के लिए। 2017 से अब तक 255 दिन तो वो बाहर ही रहे हैं। अब जब रेप एंड मर्डर के केसेस होने के बाद भी लोग कुछ टाइम में बाहर आते रहते हैं तो लोगों के अंदर क्या ही डर होगा? एटलीस्ट कुछ तो ऐसा डर हो लोगों के अंदर जो इस तरह का घिनौना काम करने से पहले वो 10 बार तो सोचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब कब तक चलेगा? सऊदी अरब में शरिया लॉ है तो रेपिस्ट के सर को उड़ा दिया जाता है। अफगानिस्तान में भी शरिया लॉ है, वहाँ पब्लिक में सर में गोली मार दी जाती है 4 दिन के अंदर। इजिप्ट में फांसी दी जाती है 7 दिन में।
इंडिया में बताने की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है आपकी दूसरी पीढ़ी भी आके चली जाए। वेल, इन्वेस्टिगेशन जारी है, होप करेंगे अब की बार सब कुछ सही हो और आरोपी को डेथ पेनल्टी ही दी जाए। और एटलीस्ट अब तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ लाए जिससे लोग ये सब करने से पहले 10 बार तो सोचे। और ऐसा केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कोई एक ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉडी लाए जो सिर्फ रेप केस को ही हैंडल करे। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बचे हैं। क्या संदीप घोष इसमें इन्वॉल्व है? आखिर वो मॉब कहाँ से आया? जाते जाते एक सवाल और, क्या सच में बेटी बचाओ एक चेतावनी है?